वेलकम डियर्स। आज पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझेंगे और केवल यही सिद्धांत नहीं, इसके अलावा हम कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे, जिससे कि प्रश्न आते रहते हैं तो इनसे कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। हमने राज्य से संबंधित दो क्लासेज ऑलरेडी कर ली हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। एक बार मैं एक नज़र दिखा देता हूँ, यदि कोई पहली बार देख रहा हो तो उसे पता चल जाएगा कि कितना सारा हमने राज्य में किया हुआ है। और अगर आप पहले कर चुके होंगे तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने 2 क्लासेज़ में क्या किया, हमने पहली बार राज्य का के लिए राज्य के निर्माण तत्व और राज्य की अवधारणा को समझा था, जिसमें मैं अभी दिखाऊँगा। दूसरी क्लास में हमने राज्य की परिभाषाएँ की, बहुत सारी परिभाषाएँ हमने ली थी, कथन लिए थे, उनको समझा था और उनको लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल समझते हुए, दोनों का तालमेल बिठाते हुए हम आज तीसरी क्लास पर आए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। ये हमारी आज की क्लास है। हमने पहली क्लास में क्या किया, राज्य के निर्माण तत्व और संबंधित अवधारणाओं में राज्य का निर्माण तत्व किन-किन से मिलकर बना है राज्य, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है और निश्चित भूभाग को किसी-किसी ने नहीं माना है। मैं बहुत तेज़ी से इसको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको क्लास करनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में, वहाँ सारी क्लासेस एक-एक करके डली हुई है। आप वहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल में मैंने एक-एक चीज़ को समझाया हुआ है। ये हमने राज्य से संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखा था कि किसने क्या कहा है, क्या सोचा है, किस क्या राज्य के बारे में किस तरह का व्याख्यान किया गया है, तो हमने ये देखा था। उसके बाद में राज्य एक नैतिक संस्था है या फिर प्राकृतिक संस्था है, प्लूटो ने जनसंख्या में क्या कितने तत्व दिए हैं, किसने इसको माना, राज्य और समाज में विभेद किया, नहीं किया, सॉफ्ट स्टेट शब्द किसने दिया, ये 4 साधन कौटिल्य ने क्या बताया, सप्तांग सिद्धांत क्या बताया, इन सब चीज़ों को हमने पहली क्लास में समझा और कुछ बुक्स को देखा। ये बुक्स को एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए। मैकियावेली की द प्रिंस, डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, आर्ट ऑफ वार। थॉमस हॉब्स की लेवियाथन, रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो की है, पॉलिटिक्स अरस्तू की है। ये ऑब्लिगेशन के नाम से याद करवाया था मैंने, क्योंकि बाधाओं पर बाधा लगाना, ग्रीन। मॉडर्न स्टेट, मैकाइवर। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हीगल। गार्डनर की है पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन, गुलनार मिल्टन की एशियन ड्रामा। तो ये सब हमने पहली क्लास में किया था। दूसरी क्लास में हमने राज्य की बहुत सारी परिभाषाएँ देखी, सब तैयार होंगी आपकी। अच्छे तरीके से मैंने एक परिभाषा को समझाया था, याद करवाई थी कि किस तरह से याद करनी है और क्या इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इन कथनों को बोलने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये पहले 4 लिए थे, याद होंगे। इन चारों में डिफरेंस याद रखना है कि एक खुद को ही राज्य मान रहा है, एक व्यक्ति को राज्य मान रहा है, एक व्यक्ति से पहले राज्य मान रहा है और एक ईश्वर को राज्य मान रहा है। तो वैसे ही एक-एक करके मैंने सारी चीज़ों को समझाया था, सारी परिभाषाओं को समझा है। ये परिभाषाएँ आप देख लीजिए, हीगल की है, गार्डनर की है। हीगल राज्य को एक ऐसी संस्था मानता है जो क्या है, यहाँ पर हमने देखा था कि ईश्वर का, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। उसके बाद में गार्डनर को हमने देखा कि राज्य से ही सब कुछ अंत होता है, प्रारंभ होता है राजनीति शास्त्र का। ग्रीन, बाधाओं पर बाधा लगाना किस तरीके से, तो ये सब हमने समझ लिए थे। मैकाइवर शिशु और जनक दोनों है राज्य विधि का। मैकाइवर का रक्त संबंध का समाज ये निर्माण करता है। मैकाइवर की परिभाषाओं में अंतर हमने देखा था, मूलतः निगम और सेवा निगम किस किसने माना है, लोस्की और मैकाइवर, हमने ये देखा था। तो एक-एक करके ये परिभाषा है। मैक्स वेबर की परिभाषा जो सबसे इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए, जिसमें सभी तत्व, चारों तत्व आ जाते हैं, वो है। और यहाँ पर ईंट, सीमेंट, आशीर्वादम का, ये एक-एक करके हमने निश्चित भूभाग को तत्व नहीं माना, आवश्यक तत्व सीले, डिग्बी, हॉल और विलोबी ने, ये सब हमने देख लिया था। बार्कर, हाइपर स्पेंसर, ये सब देख लिया है। आज हमारी तीसरी क्लास है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने आपको एक बार दिखा दिया है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देख लीजिए। कुछ क्लासेस डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना। तो देखो, राज्य की उत्पत्ति के ये सिद्धांत हो सकता है कि आप लोगों ने सबने पढ़ रखे हों, लेकिन कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल कर आएँगे, उन्हें ध्यान रखना है, कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखना है। जो डिफरेंस मैं बताता हुआ चलता हूँ, उन्हें याद रखना है, जो आपने पहली दूसरी क्लास में इसकी राज्य की देख लिया होगा। बाकी भी सभी क्लास हम क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, तो सारी क्लासेस में आपने राजनीति, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीति विज्ञान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इस तरीके से एक क्लास में आपने देखा होगा, तो वैसे ही आज समझेंगे। तो राज्य के देवीय सिद्धांत पहला सिद्धांत है, बल प्रयोग का सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत हमारा तीसरा सिद्धांत है और राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत ये हमारा चौथा सिद्धांत। ये 4 मेन सिद्धांत हैं जिनको हमें देखना होता है, लेकिन इनके अलावा कुछ सैद्धांतिक अवधारणाएँ भी हैं, कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण हम जिन्हें बोल सकते हैं, वो भी है, जिन्हें हमें समझना है। तो पहले हम इसका थोड़ा-थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आपको पता भी है, नहीं भी पता है, तो भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ये जो तीनों सिद्धांत हैं, पहले वाले तीनों, पहली चीज़ ये याद रखना है,
ये तीनों सिद्धांत क्या हैं? ये निर्माणक सिद्धांत है। ध्यान रखना इसको, निर्माणक सिद्धांत है जिनका किसी ना किसी तरीके से राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य एक निर्मित संस्था है, ठीक है? अब ये जो सिद्धांत है, इसका क्या है? ये विकास का सिद्धांत है। जो डेवलपमेंट के तरीके से राज्य बना है खुद से, इसको ये सिद्धांत ये कहते हैं किसी ना किसी तरीके से राज्य का निर्माण किया गया है। ये देवताओं के द्वारा या मतलब ईश्वर के द्वारा राज्य को बनाया गया है। ये बल प्रयोग से राज्य को बनाया गया। ये समाज के समझौते आपस में हुए और उन समझौतों में राज्य बनाया गया, किसके द्वारा? समाज के द्वारा। लेकिन ये कहता है कि राज्य का निर्माण ही नहीं हुआ। राज्य क्या है? राज्य का तो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। राज्य एक ऐतिहासिक संस्था है। तो पहली चीज ये ध्यान रखें। तीसरी चीज, ये ईश्वर को मानने वाला है, मतलब ईश्वर के ही सब कुछ कर रहा है। सर्वाधिकारवादी है ये। मैंने बताया था सर्वाधिकारवादी कुछ होता है तत्व, लास्ट क्लास में एक एक चीज को बताया था। तो ये सर्वाधिकार वाली बात कर रहा है। अब इन चारों को एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे पहले हम इन चारों को समझे, कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण और देख लेते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और जिनसे जब प्रश्न आते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इन्हें नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। तो राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत के जनक कौन है? प्लेटो। सामाजिक प्रसंविदा का सिद्धांत, ये संविदा सिद्धांत समझौते सिद्धांत के ही तहत आता है। इसे हम अभी देखेंगे समझौता सिद्धांत में। तीसरा जो सिद्धांत है हमारा, सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? रूसो ने दिया है। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा मतलब एक कॉमन इच्छा जो सबकी हो सकती है। सबकी एक कॉमन इच्छा है। जैसे एक गांव वाले हैं, उदाहरण के तौर पर एक गांव वाले हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि भाई यहाँ सड़क बननी चाहिए। कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा है तो बननी चाहिए, वो समाज के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। यहाँ लाइट लगनी चाहिए, सबकी इच्छा है। कोई अराजक तत्व वहां पे आए, उन्होंने, सबकी इच्छा है कि भाई इनको क्या करना चाहिए? इनको दंड देना चाहिए। तो वहीं से राज्य बना है। तो ये किसका? रूसो का, सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो। ध्यान रखना, परिवार सिद्धांत या रक्त संबंध सिद्धांत किसका है? अरस्तु और मैकाइवर इसके समर्थक हैं। अरस्तु और मैकाइवर। परिवार सिद्धांत, मैंने कल परिभाषाएं जब हमने की थी और लास्ट क्लास में भी, लास्ट टू लास्ट क्लास में, दोनों क्लासेज में अरस्तु के बारे में बताया था। अरस्तु की परिभाषाएं भी हमने देखी थी कि परिवार का ही वृद्ध रूप क्या है? समाज का वृद्ध रूप क्या? राज्य होगा। तो परिवार सिद्धांत या रक्त संबंध सिद्धांत, अरस्तु और मैकाइवर। इसी के तहत एक आता है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। ये हेनरी मैन का है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है? ये डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में अगर इन्हें बताऊंगा तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा चार मुख्य सिद्धांतों को और उनके अंतर्गत बहुत सारी अवधारणाओं को देखना है, वो छूट जाएगा। ये जब हम इन्हें एक एक करके करेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे, लेकिन एक साथ याद रखने जरूरी है जिससे कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ये उसका था, ये उसका था। तो हेनरी मैन बहुत पूछा जाता है। ऐसे याद रखो, मैन क्या है? पित्र, ठीक है? तो ये याद हो जाएगा, हेनरी मैन बहुत पूछा जाता है। और मातृसत्तात्मक समाज, जेम्स, एडवर्ड जेम्स, ठीक है? मातृसत्तात्मक समाज। तो ये हो गया। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, फिलोसॉफिकल, बोसांके देता है दार्शनिक को। दार्शनिक उग्रवाद जो देता है वो कौन देता है? बेंथम देता है दार्शनिक उग्रवाद को। ये याद करना है आपको, जिससे कि जब हम बेंथम को समझे, बोसांके समझे, तो थोड़ा थोड़ा माइंड में रहे। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, राज्य और कानून का सामान्य सिद्धांत। तो किसका देख, ध्यान रखना। अब ये इसीलिए एक साथ दिखा रहा हूं, जब आपको आएगा सामान्य इच्छा तो आप इसको कैल्सन को ना कर दें, या आपको सामान्य सिद्धांत आ गया तो आप किसको? सामान्य सिद्धांत अभी बताया था रूसो। ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो ध्यान रखना। ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत है और ये कानून का सामान्य सिद्धांत है। तो एक इसका कैल्सन का है। यहाँ पर कृतज्ञता सिद्धांत टीएच ग्रीन का है। जीवधारी सिद्धांत मतलब जो जीव है, जो शरीर है वही राज्य है, उसको माना है स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो ने, अभिजात्य वर्ग के लिए। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क ने। तो थोड़ा थोड़ा सा इन्हें याद रखना है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी हम एक एक करके जब इन्हें समझेंगे तब उसमें देख लेंगे। अब हम देखते हैं एक एक करके। तो राज्य की उत्पत्ति के चार सिद्धांतों को हमने स्पेशली करना है,
कौन-कौन से सिद्धांत थे? देवीय सिद्धांत था, बल प्रयोग का सिद्धांत था, सामाजिक सिद्धांत था, सामाजिक समझौता सिद्धांत था और चौथा सिद्धांत कौन-सा था? ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है? तो उनमें से पहला सिद्धांत आता है राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। इसके नाम में ही पता चल रहा है क्या है? ये देवीय सिद्धांत है। मतलब क्या? देवी-देवताओं का ईश्वरीय शक्ति राज्य को मान रहा है ये, ठीक है? यहाँ जब देवी-देवताओं की बात आ गई तो ये धार्मिक सिद्धांत भी हुआ, ध्यान रखना। तो धर्म से जुड़ा हुआ सिद्धांत कौन-सा है? धार्मिक सिद्धांत कौन-सा है? देवीय सिद्धांत है। सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन-सा है? देवीय सिद्धांत है। भई शुरुआत में तो क्या कहा जाएगा? मतलब जो फिलॉसफर हैं वो क्या बोलेंगे कि ईश्वर की देन है। जैसे कि बाइबल गॉड की देन है, कुरान अल्लाह की देन है, गीता भगवान की देन है, तो ऐसा मान सकते हैं। तो वैसे ही प्राचीन सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत यही है, राज्य की शक्ति का आधार देवीय है। मतलब राज्य में जो भी शक्ति है वो ईश्वर की देन है और उसको पूजना है। मतलब राज्य को पूजना है, राज्य से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता, राज्य की जो इच्छा है वही सर्वोपरि है। राज्य जो कहता है वो सही है, नहीं कहता है वो गलत है। तो ये क्या है? राज्य सिद्धांत है। राज्य मानव द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा स्थापित एक देवीय संस्था है। तो राज्य क्या है? मानव ने मैंने बताया था 3 सिद्धांत हैं जो निर्माणकारी सिद्धांत हैं। उनमें से जो पहला सिद्धांत है देवीय सिद्धांत, ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि किसके द्वारा निर्मित है? खुद देवताओं के द्वारा। एक देवीय संस्था है जिसको ईश्वर ने खुद स्थापित किया है। ऐसा इनका मानना है। अब जब देवीय संस्था है तो मैंने कल भी क्लास में बताया था, जब परिभाषाएँ की थी, उनका कॉन्सेप्ट बताया था, किसने क्या सोचा, क्या बोला। तो वहाँ पर मैंने बताया था जब देवीय संस्था होगी या फिर जैसे अरस्तू ने कहा था कि राज्य मानव से पहले की संस्था है, मतलब मानव के पहले की संस्था। तो इसका मतलब वो प्राकृतिक रूप में होगी। अगर मानव उसको बनाएगा तो वो कृत्रिम हो जाएगी। ध्यान से समझना, जो भी दुनिया में चीज़ें बनाई हैं मानव ने, वो क्या है? कृत्रिम, आर्टिफ़िशियल। और जो ईश्वर ने, भगवान ने खुद से बनाई हैं, वो क्या है? प्राकृतिक। तो जब इसको ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने स्थापित किया है, तो ये कैसी संस्था होगी? एक प्राकृतिक संस्था होगी, ठीक है? तो कौन-सा सिद्धांत राज्य का कौन-सा सिद्धांत राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है? तो कौन-सा सिद्धांत मानता है? देवीय सिद्धांत मानता है। अब यही शब्द प्राकृतिक अवस्था आएगा। प्राकृतिक अवस्था किसमें आएगा? ऐतिहासिक सिद्धांत में या विकास सिद्धांत में। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ये राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। लेकिन जो ऐतिहासिक सिद्धांत है आगे चल के जब आएगा, जब हम साथ में पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो क्या है? डेवलपमेंट के तहत जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उससे जो पहले की अवस्था थी, राज्य जब नहीं बना था तो जो पहले की अवस्था थी, वो कैसी अवस्था थी? प्राकृतिक अवस्था। और राज्य धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बनने लगा। तो जब राज्य का निर्माण हो गया तो प्राकृतिक अवस्था चेंज होकर कैसी होगी? राज्यकारी अवस्था होगी। ठीक है? दोनों में अंतर ध्यान रखना है, तो ये हो जाता है। राजा को अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, क्योंकि ईश्वरीय सिद्धांत है। अ, एक राजा राज्य को बनाया ईश्वर ने, एक संस्था को, उसमें अपने एक प्रतिनिधि को राजा को भेज दिया, तो ईश्वर से प्राप्त होती है। राजा ईश्वर का एक प्रतिनिधि है। कौन सा सिद्धांत कह रहा है? देवी सिद्धांत। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है, इसकी अवज्ञा नहीं कर सकते, इसको मानना बाध्यकारी है। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए कुछ चीजें। सबसे प्राचीन सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत है। आधार क्या है इसका? देवीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है। धार्मिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। राजा को ईश्वर ने भेजा है, राज्य को ईश्वर ने बनाया है, प्राकृतिक संस्था है, ठीक है? और राज्य की आज्ञा का पालन करना सभी का, प्रजा का परम कर्तव्य है। प्रमुख समर्थक कौन है इसके? तो प्रमुख समर्थक जो जिसने शुरुआत की, जो ये सिद्धांत दिया, वो किसने दिया है? ध्यान रखना, जेम्स प्रथम ने। सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो जेम्स प्रथम ने शुरुआत में किया। बाद में इसका क्या समर्थन लुई 14वें ने किया। लुई 14वें की एक कथन बताया था मैंने कल वाली क्लास में। कौन-सा? मैं ही ईश्वर हूँ। किसका था ये? लुई 14वें का। वो खुद को ईश्वर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं राजा हूँ और राजा ही क्या है? ईश्वर का रूप है। क्यों है? क्योंकि ये देवीय सिद्धांत बोलता है। तो देवीय सिद्धांत में राजा को ईश्वर का रूप बताया है। जब ईश्वर का रूप बताया है तो जो राजा है वो ईश्वर है, तो ये खुद को ईश्वर बोल रहा है। तो कौन? लुई 14वां। रॉबर्ट फिल्मर इसके समर्थक हैं, प्लूटार्क इसके समर्थक हैं, गिलक्रास्ट इसके समर्थक है, जेलिकनिन इसके समर्थक है और मनु भी इसके समर्थक कहीं न कहीं हैं। ठीक है? हालाँकि मेन्यू दूसरे रूप में भी आपको देखने मिलेंगे अभी आगे, लेकिन इन्हें ध्यान रखना है खास तौर पर। इंग्लैंड के राजा हैं कौन? जेम्स प्रथम।
राजा पृथ्वी पर स्वयं ईश्वर का अंश है। तो ये तो सामान्य रूप में बोल रहे हैं, राजा ईश्वर का अंश है इस पृथ्वी पर। ठीक है, सामान्य कथन बोल दिया कि देवीय सिद्धांत के तहत इन्होंने बोला कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अंत है, ईश्वर का अंश है और उसकी आज्ञा को मानना आपके लिए बाध्यकारी है। ठीक, ये बोल रहा है आगे चल के कि राजा, मैं खुद राजा हूं तो मेरी बात को मानो। फिल्मर इसकी कथन को यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। रॉबर्ट फिल्मर क्या बोल रहे हैं, इनकी पुस्तक है क्या, पैट्रियार्का। पुस्तक को भी याद रखना है, बुक को। ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती पर पहला राजा भी था। आदम की अवधारणा सुनी होगी, बाइबल जिस तरीके से कहता है, ईसाई कहते हैं। तो आदम मतलब शुरुआती जो इंसान था, एक रूप उसको आदम बोला गया। तो उसमें मनुष्य नहीं बनाया, बल्कि उसको पहला राजा भी बनाया था, पहला राजा बना के भेजा उसको। जैसे हम भारतीय ये बोल देते हैं कि पृथ्वी पर जो इंसान है वो मनु की संतान है। ठीक है, इस तरीके से भारतीय अवधारणाओं में क्या है, महाभारत में देवीय सिद्धांत का जिक्र मिलता है, राजा ही सब कुछ है। मनुस्मृति पूरी तरीके से ये कहती है कि राजा सब कुछ, राज्य सब कुछ, राज्य के लिए काम करो। अर्थशास्त्र में भी कहीं ना कहीं ये मिलता है, लेकिन ध्यान रखना है, जो कौटिल्य हैं वो देवीय सिद्धांत के समर्थक पूरी तरह नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, राजा की शक्तियों को वहां पर दिखाया गया है। तो राजा की शक्ति को दिखाने का मतलब ये नहीं, ये राजा या राज्य को शक्तिशाली कहने का मतलब ये नहीं होता कि वो देवीय सिद्धांत कह रहे हैं। लेकिन देवीय सिद्धांत, जैसे मैं ये बोलूं कि ये चार भुजाओं से घिरा हुआ चतुर्भुज जरूर होता है। अगर ये चारों भुजाएं समांतर हैं और 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तो ये आयत होगा। तो हर आयत तो चतुर्भुज है, लेकिन सारे चतुर्भुज आयत नहीं है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं चार भुजाओं से घिरे हुए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो राज्य और राजा की शक्ति को बताता है। ठीक है, तो कौन, देवीय सिद्धांत राज्य और राजा की शक्ति को जरूर ही बताएगा, मतलब उसके बिना नहीं है कुछ भी। लेकिन सारा के सारे राज्य और राजा की शक्ति देवीय सिद्धांत नहीं होंगे, कुछ और में भी आएगा राज्य या राजा की शक्ति। तो फिलहाल ये हो जाता है। ठीक है, देवीय सिद्धांत को मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार हल्का सा देख लें आप लोग। सबसे पहला सिद्धांत है, राजा राज्य सब कुछ है, देवीय शक्ति का आधार है। पृथ्वी पर राज्य देवीय क्या है, ईश्वरीय संस्था है और उसका प्रतिनिधि कौन, राजा ईश्वर का ही रूप है। मैं राजा हूँ, लुई 14वां कहता है। राजा का को ईश्वर का अवतरण है, ये कौन बोलता है, ये जेम्स प्रथम बोलता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक संस्था है क्योंकि ईश्वर ने खुद इसको बनाया है। राज्य की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है। ये सब ये इसके समर्थक हैं। दूसरा आता है बल प्रयोग का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है, बल प्रयोग का सिद्धांत। बल की उत्पत्ति बल प्रयोग द्वारा हुई है। राज्य या राजा की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, बल प्रयोग के द्वारा। कार्ल मार्क्स इसको बोलते हैं। जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा डिटेल में समझेंगे कार्ल मार्क्स किस तरह से बोलते हैं। ये अलग अलग अवस्थाएं बताते हैं कि हाँ, राज्य की उत्पत्ति बल प्रयोग से हुई है और राज्य का एक ऐसी अवस्था आएगी जब साम्यवाद आ जाएगा, मतलब कुछ होगा ही नहीं, सब समान हो जाएंगे, कोई राजा ही नहीं रहेगा, कोई राज्य ही नहीं रहेगा। ऐसा बोलने वाले कौन है, ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स। आगे चल के इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्या है, राज्य की उत्पत्ति बल प्रयोग के द्वारा हुई है। ये अ, जो निम्न वर्ग है उसके ऊपर जो उच्च वर्ग था उसने क्या किया है, बल प्रयोग के द्वारा शासन किया और यही राज्य कहलाया। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, समझ गए। मतलब कुछ लोग हैं जो उच्च वर्ग है, वो निम्न वर्ग के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर, किसान वर्ग के ऊपर क्या, अपने बल प्रयोग के द्वारा जब अपने अधिकारों को रख रहा है, नियम बना रहा है, कायदे कानून बना रहा है, तो वही क्या है, बल प्रयोग के सिद्धांत बोलते हैं। समर्थक कौन है, ओपेनहाइम है, ध्यान रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर है और कार्ल मार्क्स है। इनके कुछ कथन भी आपने देखे होंगे, इसी तरह के मिलेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर, ओपेनहाइम और कार्ल मार्क्स। हर्बर्ट स्पेंसर का अभी एक कथन आया था या फिर कोई सिद्धांत आया था, रिकॉल करो उसे, क्या आया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक बार दिखा देता हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण में एक सिद्धांत बताया था, राज्य का जीवधारी सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी हर्बर्ट स्पेंसर इसके भी समर्थक हैं। यूरोपीय अवधारणा में राज्य की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। और भारतीय अवधारणा क्या कहती है, जिसमें मनु और कौटिल्य ने इसे दंड और प्रयोग, बल प्रयोग के रूप में व्यक्त किया है। लेकिन दंड का उद्देश्य दूसरों को सताना नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करना है। ठीक है,
दंड या सेना एक अंग माना है कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बाकी आगे चल के हम कौटिल्य में भी देखेंगे। सप्तांग सिद्धांत दिया किसने? कौटिल्य या चाणक्य ने। उसमें 7 अंग बताए, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, मित्र, ये सब बताए थे। तो दंड अनिवार्य है, दंड का अर्थ भय अनिवार्य है, सेना अनिवार्य है किसी भी राज्य के लिए। अगर वो नहीं होगी तो राज्य में अराजकता हो जाएगी। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कौटिल्य। लेकिन दंड का स्वरूप ये नहीं है कि दूसरों को सताया जाए। दंड का स्वरूप ये है कि राज्य की और धर्म की, लोगों की रक्षा कर सके। ठीक है, अराजकता को बचाना, मतलब हटाना, दंड का उद्देश्य है। लेकिन यूरोपीय अवधारणा में क्या है कि युद्ध हुआ और उसके अकॉर्डिंग राज्य उत्पन्न हो गया। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता का सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध। अनुबंध मतलब समझौता, समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज। लोगों ने, जब समाज ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, एक अनुबंध कर लिया, आपस में एक कुछ नियम बना लिए और नियम बना के वो उन नियमों को फॉलो करने लगे, तो उससे राज्य की उत्पत्ति हुई। ये सिद्धांत इस बात को कहता है। किसने दिया? उदारवादी विचारकों ने। क्यों दिया उदारवादी विचारकों ने? पहले इसको देखेंगे। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसे सब मनुष्यों ने मिलकर अपने लाभ के लिए बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ? सब मनुष्यों ने मिलकर बनाया है। किसके लिए बनाया है? लाभ के लिए बनाया है, मनुष्यों के लाभ के लिए। समाज में आपसी सहमति से संपन्न समझौते और हितों की, अधिकारों की रक्षा करना, मतलब उस कुल मिलाकर समाज के हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, अराजकता ना फैले, इसके लिए नियम बना देना। किसने बनाया? खुद मनुष्यों ने बनाया है। तो ये कैसी संस्था है? एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण हुआ है मनुष्यों के द्वारा। और जब मनुष्यों के द्वारा निर्माण हुआ है, सबके भले के लिए, लाभ के लिए हुआ है। और किसके लिए हुआ है? अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है और हितों के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये कैसा, कैसे विचारक होंगे? ये उदारवादी विचारक होंगे। उदारवादी अवधारणा हम आगे चल के करेंगे, फिलहाल ऐसे समझ लें कि समाज के लिए काम करते हो, सभी के लिए काम करते हो, उनकी उन्नति के लिए, विकास के लिए, हितों के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए जो बात करता हो, वो क्या है? उदारवादी विचारक, मतलब उदारवादी अवधारणा के तहत आएगा। तो ये कैसा हुआ? एक मानव निर्मित संस्था हुई, आर्टिफिशियल, कृत्रिम संस्था हुई, जिसका मानव ने निर्माण किया। और किसके लिए किया? लाभ के लिए किया, आपसी समझौते के तहत किया, आपसी समझौते के तहत हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए किया। और उदारवादी विचारकों द्वारा ये दिया हुआ है। अराजकता की स्थिति से बचने के लिए किया। तो मूल उद्देश्य क्या है इसका? अधिकारों की रक्षा, हितों की रक्षा और अराजकता की स्थिति से बचना, आपसी समझौते समाज में किए गए। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके जो प्रमुख समर्थक है, तीनों नाम आप बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तीनों नाम ऐसे हैं: होब्स, लॉक और रूसो। ठीक है, तीनों का क्रम भी याद रखना है। ये 16वीं शताब्दी के हैं, ये 17वीं शताब्दी के, ये 18वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, तो इन्हें ऐसे ये भी याद रखना है। 16वीं शताब्दी 1588 के आसपास, ये 17वीं शताब्दी और ये 18वीं शताब्दी। सबसे पुराने होब्स हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। होब्स, ध्यान रखना, होब्स। तो होब्स, लोक, रूसो। अब होब्स के कुछ विचार विचार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो थॉमस होब्स को एक बार देख लेते हैं। तो सामाजिक समझौते को ये क्या कह रहे हैं? तो होब्स ने एक पुस्तक लिखी है, लेवियाथन। ये पहले भी मैंने बताई थी, और भी हैं, लेकिन लेवियाथन को जरूर याद रखना है। मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव कैसा है? स्वार्थी और निर्मम है, पूछा जाता है। क्यों यहाँ पर इस चीज को ले रहा हूँ? यह बड़ा आसान से लग रहा होगा कि मनुष्य का स्वभाव पूछ लिया, प्राकृतिक, और ये है प्राकृतिक स्वभाव। लेकिन अभी ध्यान से देखो, मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव कैसा है? स्वार्थी और निर्मम, मतलब वो स्वार्थी है, सेल्फिश है। और निर्मम है, जिसके अंदर दया का भाव नहीं है। मनुष्य का स्वभाव एक विवेकशील प्राणी है। ये विवेकशील प्राणी है, इसमें विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान का भंडार है। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था सरल, स्वतंत्र तथा सुख शांतिपूर्ण है। यह शांतिपूर्ण है, स्वतंत्र है, बिल्कुल सरल है, नॉर्मल है। अब देखो, तीन विचारक हैं जो एक ही सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं। कौन से का? सामाजिक समझौता। लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तीनों अलग अलग बता रहे हैं, मनुष्य के नेचर को, व्यवहार को अलग अलग बता रहे हैं। तो इसलिए याद रखना है, तीनों में क्वेश्चन का डिफरेंस बदल जाएगा, मतलब हो जाएगा।
तो ये तो क्या बोल रहा है, सरल, स्वतंत्र और सुख शांतिपूर्ण है। ये बोल रहा है कैसी है प्राकृतिक अवस्था, विवेकशील प्राणी है। और ये बोल रहा है कि मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव कैसा है, मतलब उसका नेचुरल बिहेवियर कैसा है अगर वो आर्टिफिशियल नहीं बना था। तो अंदर से इनबॉर्न वो स्वार्थी और निर्मम है। कौन? होब्स बोल रहे हैं। और इसी की वजह से समाज की प्राकृतिक अवस्था में भयपूर्ण स्थिति बनती है। भाई जब ये स्वार्थी हो जाएगा, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, तो हर कोई अपने स्वार्थ की बात करेगा। और जब हर कोई अपने स्वार्थ की बात करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, भय की स्थिति बन जाएगी, डर हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। हर कोई मतलब से बात करेगा, चोरी चकारी होंगी। तो ये स्थिति थॉमस होब्स ने बताई और इससे मुक्ति के लिए राज्य की स्थापना की प्रेरणा मिली। और धीरे धीरे लोगों ने आपसी सहमति जताई कि भाई मैं ये चोरी नहीं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि सब नहीं करेंगे। मैं किसी की पिटाई नहीं करूंगा, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन शर्त यह है बाकी सब भी नहीं उठाएंगे। अब जब ऐसा हुआ कि बाकी सब भी नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा तो बाकी सब भी नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई इस बात पे सहमति जताने वाला हो। जैसे मान लिया दो जनों के बीच में शर्त लगी, अब उस शर्त को निभाने के लिए दोनों बिल्कुल सही रहें, इसलिए वो पैसे किसके पास जमा करते थे? तीसरे के पास। बिल्कुल वैसे ही तो इस तरीके से एक राज्यकारी संस्था बनी, एक राजा का उदय हुआ इस आपसी समझौते के तहत। तो मनुष्य कैसा है? स्वार्थी है, निर्मम है, जिसके तहत भय की स्थिति बनी, अराजकता हुई और इसी से मुक्ति के लिए राज्य का निर्माण हुआ। होब्स ने प्रभु सत्ताधारी को असीमित शक्तियां देकर पूर्ण सत्ताधारी को, सत्तावाद को बढ़ाया। ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रभु सत्ताधारी, प्रभुत्व संपूर्ण संपन्न, अपने आप में जो संपन्न है, उसको असीमित शक्तियां दी हैं और पूर्ण सत्तावाद को बढ़ाया है कि वो पूरी तरीके से सत्ता के ऊपर छोड़ रहा है। ध्यान रखना, रूसो का विचार यहाँ पर अलग होगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये पूरी तरीके से, क्योंकि डर की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, इसलिए क्या बोल रहा है, पूर्ण सत्तावाद बोल रहा है कि पूर्ण सत्तावाद हो, पूर्ण सत्ता हो, प्रभु सत्ता संपन्न हो सब कुछ। ठीक है, ये हो गया इसकी पुस्तक लेवियाथन। दूसरे पर आते हैं, जॉन लॉक। ये कौन है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की, सरकार की दो ट्रीटीज, ठीक है, अनुबंध। किस तरह से? मनुष्य स्वभाव से कैसा था? विवेकशील प्राणी होता है अपने स्वभाव से। अब देखो, तीन विचारकों ने अलग अलग बोला है, हम किसको माने अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसे हैं। तो मनुष्य स्वभाव से विवेकशील प्राणी है। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? शांति, सद्भावना और परस्पर प्रेम की है। स्वभाव से, क्योंकि विवेकशील प्राणी है, तो इसकी प्राकृतिक अवस्था शांति की है, सद्भावना की है, परस्पर प्रेम की है। तो ये तो लड़ाई की बात ही नहीं हुई। लेकिन सत्ता के अभाव में न्याय की असुविधा है। ये अधिकांश मनुष्यों की बात की है इसने। तो यहाँ पर सत्ता का अगर अभाव रहेगा तो वहां पर न्याय की असुविधा रहेगी। मान लिया कुछ गड़बड़ हो गई, गलती से ही अ, अगर यहाँ से डंडा उठा के मारा और किसी के पशु को लग गया और वो मर गया, तो अब इसका दंड कौन भरेगा? तो न्याय तो होना चाहिए। तो न्याय की असुविधा सत्ता के अभाव में जिससे मुक्ति के लिए मनुष्य द्वारा समाज की स्थापना की। ये बोल रहे हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है। प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य को अधिकार थे, वो तीन अधिकार थे। प्राकृतिक अवस्था, मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था किसको बोला है? मैं पहली बता रहा हूँ, शुरू में भी बताया मैंने, जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ है उससे पहली अवस्था। ठीक है, तो उस समय पर क्या है, मनुष्य को तीन अधिकार थे। ये मैंने कल भी बोला था, नहीं शुरुआती क्लास में, फर्स्ट क्लास में राज्य की ये बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अवस्था में अधिकार नहीं है मनुष्य को। तो ध्यान रखना है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। किसके द्वारा दिए गए हैं? जॉन लॉक के द्वारा दिए गए हैं। जो हॉब्स के द्वारा है वो क्या है? सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए समाज जरूरी था और राज्य जरूरी था। कौन से? इनकी सुरक्षा के लिए, जीवन की, स्वतंत्रता की और संपत्ति की सुरक्षा की। लोक ने क्रांति के अधिकार को मान्यता दी तथा सीमित प्रभु सत्ताधारी की कल्पना को पेश किया। आ गया, यहां पर ध्यान रखना है, सीमित प्रभु सत्ता लोक बोल रहा है।
यानी कि जो सरकार के पास, राज्य के पास प्रभुसत्ता हो वो सीमित रूप में हो, लोगों को अपने हक की बात करने का अधिकार हो पूरी तरीके से, वो पूरी तरीके से। यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर प्रभु सत्ताधारी को असीमित शक्तियां देकर पूर्ण सत्तावाद की जो धारणा दी है वो किसने, थॉमस होब्स ने दी है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। पूर्ण सत्तावाद और यहाँ पर सीमित सत्ताधारी, ठीक है। यहाँ पर ये जीवन स्वतंत्रता संपत्ति, वहां पर क्या, आत्मरक्षा, ध्यान रखेंगे। जो प्राकृतिक अवस्था में है यहाँ पर आत्मरक्षा का अधिकार था, केवल आत्मरक्षा का अधिकार। और यहाँ पर ये तीन अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। अब आते हैं रूसो की बात। तो रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है। लेवियाथन होब्स की पुस्तक हर किसी की याद रखनी है, बुक लेवियाथन होब्स की। टू ट्रीटीज और गवर्नमेंट, ये जॉन की, लॉक की। और यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसकी है, रूसो की। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्विलिटी, ये भी इनकी पुस्तक है, इनइक्विलिटी पर ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन्हें ध्यान रखना। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, सरल है, शांत है, शांतिपूर्ण जीवन है, सुख है, स्वतंत्र है, सब कुछ है। इसके अभाव में क्या होगा, श्रम द्वारा अर्जित संपत्ति, सुरक्षा के लिए समाज की स्थापना, लोगों में मेहनत करके। तो शुरुआती क्या है, प्राकृतिक अवस्था में सरल है, शांतिपूर्ण है, स्वतंत्र है। लेकिन जब वो संपत्ति का अर्जन करेगा, मेहनत करेगा, तो वो संपत्ति की हानि ना हो जाए, जिसकी वजह से उस समाज का, सॉरी, क्या किया समाज ने, अपने समझौते के तहत राज्य का निर्माण किया। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना की। पूर्ण संप्रभुता, पूर्ण सत्ताधारी कौन, होब्स, ठीक है। बार बार जो डिफरेंस है वो बता रहा हूं मैं, इसको नहीं तो गलत हो जाता है पेपर में। पूर्ण असीमित शक्तियां देकर पूर्ण सत्ताधारी या पूर्ण प्रभु सत्ताधारी, सीमित प्रभु सत्ताधारी और लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना, ये कौन दे रहा है, रूसो दे, ये हो जाता है। अब यहाँ से आते हैं राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासात्मक सिद्धांत, मतलब डेवलपमेंट के द्वारा ऐतिहासिक रूप में, इतिहास में धीरे 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 जैसे इतिहास बढ़ा है वैसे ही हमारा ये राज्य बढ़ा है, ये कहता है। इसको हम वैज्ञानिक रूप भी कह सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा हुआ, ऐतिहासिक सिद्धांत, अलग अलग नाम है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, क्रमिक विकास सिद्धांत, सब इसी के नाम है, ठीक है। तो ये कैसा है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से ये अपने आप को अर्जित करता हुआ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये निर्माण इसका नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, इसका विकास हुआ है राज्य का। ऐसा कौन सा सिद्धांत कहता है, ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है। वो मैंने बता ही दिया, निर्माण पहले वाले तीन कह रहे थे। सर्वमान्य जो अभी के लिए है, जो सबसे ज्यादा मानने वाला है, सबसे सही जिसको बोला जाता है, वो यही सिद्धांत है, ध्यान रखना है। सबसे आधुनिक सिद्धांत भी यही सिद्धांत है, नया सिद्धांत यही है। जो दैवीय सिद्धांत था सबसे पुराना, वो वाला था। इसके समर्थक कौन है, तो दो तरह के इसके समर्थक हैं। एक तो उदारवादी हैं, उदारवादी विचारधारा को हम आगे चल के देख लेंगे, पढ़ेंगे। एक मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं। एक जो उदारवाद वाले हैं। तो उदारवादी दृष्टिकोण में मैकाइवर इसके समर्थक हैं, हेनरी मैन इसके समर्थक हैं, और बेजोट इसके समर्थक हैं। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में एंजेल्स और लेनिन इसके समर्थक हैं, ठीक है। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं, इन्होंने क्या इसके लिए क्या बोला। तो जो उदारवादी दृष्टिकोण है उसमें मैकाइवर पहले आते हैं। मैकाइवर पुस्तक है द मॉडर्न स्टेट, बुक को याद रखना है, द मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक है। उदारवादी बहुलवादी विचारधारा, बहुलवादी विचारधारा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, किसकी है, मैकाइवर की है। बहुलवादी विचारधारा, इसको पूरे को ही डिटेल में समझेंगे हम, उदारवाद क्या है, बहुलवाद क्या है, बहुलवादी विचारधारा क्या है। तो सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए जो राज्य है वो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, और उसका एक एक करके धीरे धीरे करके विकास हुआ है, ये मैकाइवर बोलते हैं। सेवाधर्मी राज्य का समर्थन किया है, राज्य को सेवाधर्मी होना चाहिए। तो क्या होगा, राज्य क्या होगा, साधन, साधन होगा। राज्य ये रहा, साधन के रूप में विकसित। मैंने बताया था राज्य साध्य है, बोलने वाले कुछ लोग हैं। साध्य का मतलब डेस्टिनेशन है, लास्ट क्लास में ध्यान करो, पहली क्लास में, इसकी पहली क्लास में, राज्य की। और राज्य साधन है, ऐसे बोलने वाले ये मार्क्सवादी हैं, ठीक। तो यहाँ पर आधुनिक राज्य
मनुष्यों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने में साधन के रूप में विकसित हुआ है। ऐसा इन्होंने बोला है। तो मतलब राज्य एक साधन है, जो किसके लिए साधन है? तो ये काम करने वाला है, ये ले जाने वाला है किसके लिए? समाज के लिए, ठीक है? आधुनिक राज्य के विकास के 5 चरण इन्होंने बताए हैं। किसने बताए हैं? मैकाइवर ने बताए हैं। कौन-कौन से? स्वजन समूह, अपना समूह, संपत्ति, रीति-रिवाज, शक्ति और नागरिकता। थोड़ा-सा याद रखें कि 5 चरण आधुनिक राज्य के निर्माण के लिए मैकाइवर ने बताए हैं कि राज्य 5 चरणों में होता हुआ तब बना है। तो क्या पहले क्या हुआ? पहले स्वजन समूह बने, मतलब जैसे एक परिवार है, फिर उस परिवार में से एक दादा है, उसके 3 बेटे हुए, इसके 4 बेटे हो गए, इसके 2 बेटे हो गए, इसके 6 बेटे हो गए, ऐसे करके। तो इसको क्या बोलते हैं? हम कुल बोलते हैं। तो ये स्वजन समूह अपनों का एक समूह रहा। धीरे-धीरे करके ऐसे बहुत सारे स्वजन समूह हुए। धीरे-धीरे उनमें संपत्ति अर्जन करने की बात हुई, रीति-रिवाज उनके रहे, जिससे शक्तियाँ उनकी बढ़ी और नागरिकता के लिए ये 5 चरणों में राज्य का विकास हुआ है। हेनरी मैन क्या बोलते हैं? पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्य में पितृसत्ता रहती है। राज्य का कोई भी मुखिया होगा, तो वो क्या होगा? अ, एक आदमी होगा। वो भाई भी हो, बड़ा भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, दादा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, कोई भी। राज्य परिवार का वृहद रूप जिसमें पिता की प्रधानता हो। परिवार का वृहद रूप है, ये तो अरस्तू ने भी बोला था। लेकिन इसमें पिता की प्रधानता हो, कौन जोड़ रहा है? हेनरी मैन जोड़ रहा है। ध्यान रखना इस चीज को। तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य की उत्पत्ति न तो, ध्यान रखना, किसी नैतिक उद्देश्य सिद्धि के लिए हुई है, न ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है? ना तो कोई बढ़िया काम के लिए हुई है, ना तो नैतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए हुई, ना ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ति के लिए। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। तो राज्य तो बनाया ही इसलिए है, मतलब राज्य बना ही इसलिए है जिससे कि वो अभिजात वर्ग, एक बड़ा वर्ग जो निम्न वर्ग है, उसका शोषण कर सके। ऐसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण था। राज्य का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से ही राज्य हो, वो धीरे 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 करके राज्य बना। राज्य की उत्पत्ति का अनिवार्य कारण वर्ग विभाजन या संघर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण संघर्ष किसने माना है? तो मार्क्सवादी लोगों ने। ठीक है, संघर्ष, संघर्ष रहा है तो राज्य। इसकी 5 अवस्थाएं हैं ऐतिहासिक विकास की। सबसे पहले आदमी। देखो ध्यान से इस चीज को कर लेना। मार्क्सवाद क्या बोलता है, जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसी के भले भले के लिए नहीं हुई। ये तो एक उच्च वर्ग था जिसने निम्न वर्ग के ऊपर अपने बल प्रयोग के द्वारा राज्य, मतलब बल प्रयोग किया, जिसकी वजह से राज्य बन गया। लेकिन ये बल प्रयोग सिद्धांत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये विकास के चरण बता रहे हैं। और राज्य का अंतिम अवस्था क्या है उसको ध्यान से समझना। तो राज्य शुरुआती रूप में 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई, किसने? मार्क्स ने। कि ऐतिहासिक विकास में अभी राज्य चल रहा है, बन रहा है। आदिम, जो शुरुआती आदि मानव था, वो साम्यवादी अवस्था में था, मतलब कोई राज्य नहीं था। जैसे जंगली जानवर हैं, पशु हैं, ठीक है, बंदर हैं तो बंदर में कोई राजा नहीं, सभी एक समान है। तो शुरुआती टाइम पे जब आदि मानव था तो सभी राजा हुआ करते थे, अपने मन के राजा, कोई किसी के ऊपर अधिकार वाला नहीं था। तो ये साम्यवादी अवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? दास प्रथा की अवस्था आ गई। दास प्रथा होने लगी। एक उच्च वाला निम्न वाले को अपना दास अपने बल प्रयोग के द्वारा बना लिया। सामंतवादी अवस्था आ गई। धीरे धीरे सामंतकारी रूप आया, छोटे छोटे राजा बनने लगे। फिर पूंजीवादी अवस्था आ गई। जो उच्च वर्ग था उसने निम्न वर्ग को पूरी तरह दबा दिया और केवल उनका शोषण किया, ये बोलते हैं। और फिर समाजवादी अवस्था अब आ जाएगी। कब आ जाएगी? जब केवल समाज के लिए काम होगा। और यही बोलते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे मार्क्सवाद में, कि मजदूरों, जो पूंजीवाद है उसको मारो, ठीक है, पूंजी को मारो, पूंजी वालों को मारो। तो उसके तहत क्या होगा? जब निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग ज्यादा हो जाएगा और वो अपने हक के लिए लड़ने लगेगा, तो एक ऐसी अवस्था आएगी कि उच्च वालों का, उच्च वर्ग का या पूंजीवादियों का शासन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? जब ये खत्म हो जाएगा तो राज्य रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सब समान हो जाएंगे। तो ये समाजवाद की अवस्था आ जाएगी।
अंत में राज्य लुप्त होने की अवस्था साम्यवाद, सॉरी समाजवाद नहीं, साम्यवाद। तो अंत में जब राज्य लुप्त हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, फिर से ये समाजवाद हो जाए। तो समाजवाद, साम्यवाद आ रहा है। तो आदिम अवस्था, आदिम साम्यवादी अवस्था, दास प्रथा, सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और फिर से साम्यवादी अवस्था। अब इसके तहत जो एंजल्स हैं, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। तो इन्होंने आदिम साम्यवाद की 3 अवस्थाएं बताई हैं। आदिम साम्यवाद वही जो शुरुआती, जब सब बराबर हैं, आदि मानव के रूप में इंसान है, राज्य की उत्पत्ति से पूर्व का युग, आदिवाद बोला है, आदिम साम्यवाद बोला है इन्होंने। जंगली अवस्था, जिसमें इंसान जंगली है, वो बर्बर अवस्था में है, एक दूसरे को मार काट में मचा हुआ है। संक्रमण कालीन अवस्था, संक्रमण काल है, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा, तो इस तरह का ये है जब बदलाव आ रहा है। राज्य की उत्पत्ति के समय महत्वपूर्ण परिवर्तन, तो ये तो बर्बर अवस्था में है, जंगली अवस्था में है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन राज्य की उत्पत्ति के समय महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ, निश्चित क्षेत्र में प्रजा का विभाजन हुआ, सार्वजनिक रूप से शक्ति की स्थापना हुई, कर आरोपित करने और सार्वजनिक ऋण का अधिकार दिए गए, अधिकारी तंत्र की विशेष स्थिति हो जाती है। तो ये भी वही बोल रहे हैं कि शुरुआत में जंगली अवस्था में था, धीरे 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 करके वो राज्य के आगे बढ़ा। इनके कथन को याद रखना है कि राजनीतिक शक्ति वास्तव में आर्थिक शक्ति की सेविका है। जो राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति की सेविका है। जिसके पास पैसा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पैसा होगा उसी के पास ताकत होगी, उसी के पास ताकत होगी तो उसी के पास राजनीतिक शक्तियां होंगी। अभी भी ऐसा ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंजल्स, लेनिन, लेनिन कौन है, ये लेनिन वही हैं जब भगत सिंह जी को फांसी दी जानी थी तो उससे पहले वो लेनिन की ही जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह जी भी क्या समाजवाद साम्यवाद वाली विचारधारा में थे। तो ये द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, क्रांति, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन इनकी बुक है। राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब वर्ग संघर्ष को शांत करना मुश्किल हो जाए। जब वर्ग संघर्ष शांत नहीं हो रहा हो, वर्ग संघर्ष शांत नहीं हो रहा हो तो राज्य बन जाता है। विशेष परिवर्तन होने पर राज्य की उत्पत्ति होती है, मतलब निश्चित क्षेत्रों में प्रजा का विभाजन, सार्वजनिक रूप से शक्ति की स्थापना, कर आरोपित वही ऋण अधिकारी तंत्र की विशेष स्थिति। जैसा एंजल्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे ही है। राज्य का निर्माण होने पर राजनीतिक शक्ति आर्थिक सेविका बन जाती है। मतलब दोनों लगभग लगभग सेम विचार हैं। तो इनके विचारों को हल्का फुल्का देख लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। हेनरी मैन का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर, द मॉडर्न स्टेट और क्या बहुलवादी विचारधारा, मैकाइवर ने क्या बोला है, किस तरह से ये आचरण बोले हैं। तो ये इनका कौन सा राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासात्मक सिद्धांत हुआ। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इससे पहले हमने क्या किया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो का। रूसो क्या थे, ये प्राकृतिक अवस्था में सरल मान रहे हैं इसको, राज्य की उत्पत्ति समझौते सिद्धांत के तहत कर रहे हैं और इनका लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना दे रहे हैं। जॉन लॉक क्या था, ये सीमित प्रभुसत्ता की संकल्पना दे रहे हैं और कैसा मान रहे हैं, शांति सद्भाव प्रेम विकासशील असामान्य विवेकशील। होब्स की लेवियाथन में क्या बोल रहे हैं, वो स्वार्थी और निर्मम बोल रहे हैं, जिससे भय की स्थिति बनती है और राज्य की स्थापना हो जाती है और पूर्ण सत्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत में 3 नाम याद रखने थे, उसके अलावा पता ही है, हमने कर ही लिया है। बल प्रयोग का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स और ओपेनहाइम। प्रमुख समर्थक किसके, राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत, जो सबसे पुराना सिद्धांत था, धार्मिक सिद्धांत था। ईश्वर से होती है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जेम्स प्रथम, फिल्मर, ये सब बोल रहे हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के ये 4 सिद्धांत और इनके अलावा कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण हमने कर लिए हैं। थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, चलो साथ में बने रहिएगा, बाकी को भी जोड़ते रहिएगा और क्लास अच्छी हो लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को बीच बीच में रिवाइज करके, शब्दों में प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना शब्दों में ही प्रश्न छुपे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।